हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे, देखो मैं जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी CTET को पास करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो और आप फर्स्ट टाइम में ही अपना CTET क्लियर करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक या दो बार अटेम्प्ट में भी और एक या दो नंबर से उनका रह जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो सके। तो जो भी चीज़ें मैंने करी हुई होती है या जो भी मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने अनुभव से शेयर करती हूँ। मैं इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, आप इसको फॉलो करो, लेकिन ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने 3 से 4 बार CTET को क्लियर किया है। तो मुझे लगता है कि देखो, किसी भी एग्जाम में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और जो न्यू मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम देने गई थी तो जो सवाल मेरे मन में आ रहे थे, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ उन सवालों को शेयर करना चाहिए जिससे कि आप लोगों की उससे कुछ हेल्प हो सके। तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे कि आप टिक लगा के अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करके किस तरीके से आप 120 प्लस नंबर्स को ला सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट्स किए हैं जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, कुछ तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कि आपको पढ़े बिना आपका CTET क्लियर हो ही नहीं सकता। ओके, तो उसमें क्या है, एक तो आपका जैसे कुछ गिने चुने टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका NCF। ओके, तो NCF फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपका जो होता है ये 2005 है और इससे पहले भी बहुत सारे आए थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2005 वाला है। ओके, तो इसमें क्या है वो आपको पता होना चाहिए। NCF हो गया, अभी NEP 2020 आई है। NEP 2020 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे, तो जैसे कि NEP 2020 में उन्होंने रटने को खत्म करने की बजाय जो आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है वहां पे जाने के लिए जोर दिया है। उन्होंने लर्निंग को बच्चे के परिवेश से जोड़ने पर जोर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपसे कहीं पे एनवायरनमेंट में, कहीं CDP में, कहीं पेडागॉजिकल इश्यूज में आपसे यहाँ से पक्का 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका है जेंडर वाइज 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जेंडर वाइज क्या होता है, किसी भी एक जेंडर के प्रति अगर आपका झुकाव है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है उसमें जेंडर वाइज। मान लो कि आप देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पे कि मान लो एक टीचर है और वो हमेशा जब भी डांस की बात होती है, डांस कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, वहां पे वो टीचर क्या करता है, हमेशा ही लड़कियों को उठाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये क्या जेंडर इक्वलिटी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जेंडर वाइज दर्शाता है कि लड़कियां ही सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग में अच्छी हो सकती हैं, लड़के नहीं हो सकते। बट इसे टीचर करना चाहिए, हमें दोनों को बराबर रखना चाहिए और कहीं पर भी हमें उन दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कुछ भी कर दिखाने की। आजकल किसी भी क्षेत्र में ना लड़के कम है और ना ही लड़कियां कम है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लड़के मतलब लड़कियों से भी बेहतर कर रहे हैं उनके क्षेत्र में जाके, और बहुत से ऐसे काम हैं जो लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं उन मतलब उस क्षेत्र में जाके। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है किसी एक दूसरे से, सबके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से पक्का पूछा जाएगा। आप जब भी देखना पेपर देने जाना, प्लॉट के आना, तो मुझे बताना आगे कमेंट में कि मैम हाँ आपने जो जो टॉपिक बताए थे वो तो आप इन टॉपिक को कहीं नोट कर सकते हो और इनको आपको कवर करना ही करना है। प्रैक्टिस पेपर तो आपको सॉल्व करने ही है प्रीवियस ईयर के, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे भी आपको एक नजर रिवीजन वाली देखनी है उसको। ठीक है, उसके बाद है आपका NEP 2020 हो गया और आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो, हेरिडिटी एनवायरनमेंट से किस तरीके से एक क्वेश्चन पूछेगा आपका, वो कहेगा कि जो आप मतलब एक बच्चा जो बनता है या जो उसकी पोटेंशियल होती है वो हेरिडिटी डिसाइड करती है या फिर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है या फिर दोनों की अंतःक्रिया से होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो होता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सापेक्षता अपनी मतलब जो उनकी अंतःक्रिया होती है उससे जो हमारा एक बच्चे का बेस्ट वर्जन वहां से निकल कर आता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। उसके बाद रही आपकी दोनों लैंग्वेज की बात, चाहे फिर आपने संस्कृत और हिंदी लिया हो या फिर आपने हिंदी और इंग्लिश को लिया हो, तो उसमें क्या होता है आपका 15 नंबर्स क्या, तो उसमें आपका पैसेज आएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको पैसेज को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो
उसमें पक्के नंबर होते हैं आपके। आप पैसेज को कम से कम 10 से 15 अपने प्रीवियस ईयर के जो पैसेज आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपका मतलब उसमें से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप वहां पे अपने गेन कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है ईवीएस 3 to 5 जो आपकी एनसीईआरटी है। देखना क्वेश्चन किस तरीके से, एक तो पेडागॉजिकल इशूज पूछेंगे वो, तो वहां पर जो बेस्ट ऑप्शन इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको क्या हर किसी के लिए बता रही हूँ, आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आंसर आपका जो होना चाहिए वो बच्चे के इर्द गिर्द होना चाहिए, बच्चे की भलाई के लिए होना चाहिए। बच्चे को रटने पे जोर नहीं देना है, बच्चे को परिवेश पे जोड़ के सिखाना है, प्रस्तावना कौशल का यूज करना है ना, आपके जो और भी कौशल्स होते हैं उन सब का यूज करना है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करना है। ईवीएस में आप क्या कर सकते हो, वहां पे देखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी मतलब चिड़िया है जो आप अपनी गर्दन को 360 डिग्री मूव कर सकती है, या फिर पूछेगा आपसे कि रेगिस्तान में कैसे घर बनते हैं, आसाम वगैरह में घर कैसे बनते हैं, केरला में कैसे बनते हैं, है ना। एक आपसे ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है कि आप नानी के घर जा रहे हो, वहां से इतनी दूरी में इतने टाइम पहुंच गए, तो ये वाला भी आपका आएगा इसमें। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको देखने हैं। उसके बाद आजकल क्या किया इन्होंने, कथन और कारण वाले स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो देते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो पहले तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना टफ नहीं होता है जितना आप उसको समझ लेते हो। वहां पे आप आराम से उस कथन को पढ़िएगा और देखिएगा इसमें कि बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे के हित के लिए बात कह रहे हैं या फिर बच्चे का हित इसमें नहीं है। अगर बच्चे का हित है, बच्चे के लिए पॉजिटिव है वो बात, तो वो आपका कथन सही हो जाएगा। और फिर उसी से रिलेटेड आप देखिएगा उसका जो कारण होता है, क्या जो बात ऊपर कही गई है उसी से ये रिलेट कर रहा है तो ये सही होगा और उसकी सही व्याख्या कर रहा है, और नहीं अगर रिलेट कर रहा है तो वो आपका वहां पे गलत हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो इसको। थोड़ा सा मन शांत रखिए अपना और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कुछ देखो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को क्या है बहुभाषिकता पर जोर देना है ना। उनकी जो गलतियां होती हैं तो वो बेकार नहीं होती हैं, वो अच्छी होती हैं, उनसे बच्चे क्या है सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाओ, जिससे वो करके सीखे, है ना। उसके बाद बच्चे को नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट कराओ, उसको ज्ञान की रचना स्वयं से करने दो आप। तो इस तरीके के जो आपको क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें आते हैं। और सबसे पहले तो यही कहूँगी मैं आपसे कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके और पढ़ते रहिएगा, एकदम बराबर बाकायदा आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपका पेपर 100% निकलने वाला है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।